नमस्कार। शेर के मुंह में अगर खून लग जाए तो वह अपने दूसरे शिकार की ओर निकल पड़ता है। कुछ ऐसा ही भारतीय राजनीति में देखा जा रहा है, जहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है और मांग ये बहुत जोरों से कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा आज हम आपको अपनी वीडियो में ये बताएंगे कि कैसे सीजेपी का बांग्लादेश कनेक्शन निकलकर सामने आया है और सौरभ दास जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनके जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा जनजी ने अब ये तय कर लिया है कि वह सीजेपी का काला चरित्र दिख चुका है, अब वह उनके साथ नहीं आएगा। दोस्तों, आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इतना क्यों तूल पकड़ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा विपक्ष मांग रहा है? ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं विपक्ष को कि गृह मंत्री का इस्तीफा किसी भी हाल में विपक्ष को चाहिए? दोस्तों, जंतर मंतर का जो प्रदर्शन हुआ था वो नीट पेपर लीक को लेकर हुआ था और इसकी जवाबदेही निश्चित तौर पर सरकार की बनती थी और करीब 36 दिनों बाद सरकार ने इसकी जवाबदेही तय करी और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा करा लिया गया। उसके बाद अब विपक्ष ये मांग कर रहा है कि गृह मंत्री भी अपना इस्तीफा दें, क्योंकि जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, जो भी छात्र पीटे गए, जो छात्र के साथ अभद्रता पुलिस ने की, उसके पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। लेकिन दोस्तों, बात ये नहीं है। आखिरकार विपक्ष गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों कराना चाह रहा है? पहले उस राजनीति को समझते हैं। दरअसल वो इसलिए कराना चाह रहा है क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री लगातार संसद पर एक के बाद एक बिल पास करा रहे हैं। पहले नीट को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, उसमें विपक्ष ने कहा सरकार एक कड़े कानून क्यों नहीं बनाती। जब कड़े कानून बनाने की बात आई, जब सरकार ने बिल पर चर्चा की और सरकार ने कहा कि अब ये कड़ा कानून बन चुका है, अब अगर कोई भी पेपर लीक होता है तो उस शख्स को 10 साल की सजा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन उस पर चर्चा करने के बजाय विपक्ष संसद में हंगामा करता रहा। इसके बाद कल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में वंदे मातरम बिल पास करा लिया। क्यों? अब मतलब कहने का यह है कि अगर कोई वंदे मातरम का अपमान करता है तो उसे 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष वंदे मातरम का विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि एक वर्ग को वंदे मातरम बिल्कुल नहीं कहना है और सरकार ये पूरी तरह से समझ चुकी है और विपक्ष है कि उनके प्रेशर में लगातार गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। गृह मंत्री के इस्तीफे की वजह सिर्फ यही नहीं है, उनके पीछे और भी राजनीति की जा रही है। दरअसल ये समझते हैं कि जो FCRA बिल आने वाला है, इसी अगस्त के पहले सप्ताह में उम्मीद जताई जा रही है कि गृह मंत्री इसे पास करा लेंगे और 2/3 बहुमत के आधार पर ये बिल पास होगा और 245 सीटें लगभग हैं यहाँ पर राज्यसभा में और सरकार को 2/3 बहुमत के आधार पर 163 सीटें चाहिए। निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ समय से जो विभिन्न पार्टियों से सांसद बीजेपी खेमे में गए हैं, ऐसे में सरकार को ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। सबसे ज्यादा विपक्ष इसलिए परेशान है कि अगर FCRA बिल पास हो गया तो निश्चित तौर पर सरकार दबाव में तो नहीं आएगी, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से और उसके कुछ जो नुमाइंदे हैं वो दबाव में आ जाएंगे। दरअसल FCRA का मतलब ये होता है कि विदेशों से आने वाली फंडिंग पर सरकार नजर रखेगी और अब अवैध रूप से फंडिंग नहीं आ सकेगी, सरकार पूरा लेखा जोखा रखेगी। दोस्तों, इसके अलावा सरकार महिला आरक्षण बिल को लेकर भी बुरी तरह सजग है और ऐसा माना जा रहा है कि इसी मानसून सत्र में सरकार महिला आरक्षण बिल भी पास करा लेगी। लगातार महिलाओं को राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें आरक्षण की बात की जाती है और दूसरी चीज ये है कि लगातार देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए यानी उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार महिला आरक्षण बिल पेश करेगी। इसके अलावा दोस्तों, जो मौजूदा एक आंदोलन चल रहा है, आरक्षण हटाओ आंदोलन, जिसका एक इंस्टाग्राम पेज भी बन चुका है, RHA, इसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से सजग है और हो सकता है कि आने वाले समय में आरक्षण हटाओ आंदोलन पर भी सरकार एक्शन ले। दोस्तों, ये कुछ ऐसे बिल हैं जो मोदी सरकार इसी मानसून सत्र में पास करा लेना चाहती है।
आरक्षण हटाओ आंदोलन इस प्रकार आप ये समझिए कि अभी जंतर मंतर का प्रदर्शन हुआ, उसमें आप देखिए कि उसमें जनरल का भी छात्र था, उसमें एससी का भी था, एसटी का भी था, ओबीसी के था, यानी सभी छात्र आरक्षण जंतर मंतर में थे। अब आरक्षण बिल को लेकर जब ये बात हो रही है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन में, तो ये हो रही कि अब सीजेपी और विपक्ष साथ इनका इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इनकी राजनीति पूरी तरह से सिमट जाएगी। और अगर ये समझने वाली बात ये है कि अगर जो जनरल कैटेगरी का छात्र है वो उसका अगर साथ इस बार सीजेपी और विपक्ष ने नहीं दिया, यानी ओबीसी बीसी में आता है और नहीं दिया, तो निश्चित तौर पर ये दोनों परेशानी में पड़ जाएंगे। और जनजी पूरी तरह से समझ चुका है कि ये राजनीति निश्चित तौर पर की जा रही है और सरकार ये मान चुकी है कि जिस तरह से जनजी और जिस तरह से सीजेपी और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हैं और एक के बाद एक मुद्दे पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं और न्यूट्रल स्टैंड लेने की बजाय ये अपनी मतलब कि जी के हाथों पर बंदूक रख रहे हैं और कभी अन्य छात्रों के ऊपर, तो ये सरकार और जनजी पूरा देख रहा है। दोस्तों, एक खास बात और है कि जिस तरह से विपक्ष सरकार पर तो हमलावर है कि संसद पर बिल को लेकर हमलावर है, नीट छात्रों के ऊपर हमलावर है, लेकिन विपक्ष को अपने राज्य जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर नजर क्यों नहीं आ रहा है। अब ये देखिए, कर्नाटक में जिस तरह से किसानों पर लाठियां बरसी, कौन जिम्मेदार है? कर्नाटक में ही 15% एनआरआई कोटा है, किसके कहने पर दिया गया है और क्यों रखा गया है? क्या है धांधली का रूप नहीं है? इसके अलावा झारखंड में जेपीएससी के धांधली और पेपर लीक की खबरें आई, उसका जिम्मेदार कौन है? इसके अलावा केरला में आप देखें तो बढ़ी हुई फीस को लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, वो जंतर मंतर पर तो नीट छात्रों के लिए जाते हैं, लेकिन पंजाब में हरजोत सिंह अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जबकि फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है। और यही अरविंद केजरीवाल हैं, कई बार कह चुके थे कि अगर हमारी सरकार में कोई भी पेपर लीक होता है या कोई भी ऐसा चीजें होती हैं तो शिक्षा मंत्री तो इस्तीफा देगा ही, उसके साथ मुख्यमंत्री भी देगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जनजी पूरी तरह से देख रहा है कि दरअसल ये लोग अपनी सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं और दरअसल इनका मकसद कुछ और ही है। दोस्तों, एक बात ये भी समझने वाली बात है कि अमित शाह पर विपक्ष इसलिए पूरी तरह से पीछे पड़ गया है कि अमित शाह जिस तरह से बिल पेश करा रहे हैं ये बेखौफ तरीके से हो रहा है और मोदी सरकार ये सब मानसून सत्र में ही कर लेना चाहती है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब सीजेपी के साथ जनजी आगे आने वाले समय में बिल्कुल नजर नहीं आएगा। मैंने आरक्षण बिल को लेकर जो बात बिल्कुल कही है वो बिल्कुल सत्य कही है कि अगर अगर आरक्षण बिल में अगर जो आरक्षण हटाओ आंदोलन में अगर विपक्ष और सीजेपी अगर छात्रों का और ऐसे लोगों का वर्ग का साथ नहीं देती है तो निश्चित तौर पर इनका असली चेहरा सामने आ जाएगा और आने वाले समय में किसी भी प्रोटेस्ट में आपको जनजी नजर नहीं आएगा। दोस्तों, इसके अलावा आप ये समझ लीजिए कि जो अन्य राज्यों में है उसकी जवाबदेही तो सरकार की तो नहीं है, उसकी जवाबदेही तो विपक्ष की है, लेकिन विपक्ष निश्चित तौर पर उस पर जवाब नहीं देना चाहता। अब ये समझ लेते हैं कि दिल्ली पुलिस के बारे में खबर ये निकल के आई है कि दिल्ली पुलिस का लूप होल क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? ये आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था ना कि जो अभिजीत दीप के हैं उन्होंने एक काकरोच नाम का पेज बनाया था। और क्यों बनाया था आपको सभी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने काकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था, वो वकीलों के लिए किया था, लेकिन उड़ता तीर अभिजीत दीप के ने ले लिया और एक पेज बना लिया और फिर लगातार लोग उससे जुड़ते गए और वहां से आंदोलन की उन्होंने बात की। इसके बाद जब भारत आए तो यहाँ से सुनना, अब जब वो भारत आए तो दिल्ली एयरपोर्ट में क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर में ये प्रदर्शन करने की इजाजत देने के लिए लेटर देने जाती है। अब मुझे आप ये बताइए कि दिल्ली पुलिस जब आप लेटर दोगे खुद तो बंदा प्रदर्शन करेगा ही, जबकि नियम ज्यादातर ये कहते हैं कि कोई भी अगर किसी को भी प्रदर्शन करना होता है तो वो स्थानीय पुलिस स्टेशन या एसएसपी से या एसपी से प्रशासन से मदद मांगता है कि हमें प्रदर्शन करना है और कब कर लें, कैसे क्या है, तो प्रशासन उस हिसाब से तारीख और चीजें व्यवस्थित करता है।
लेकिन यहाँ पे दिल्ली पुलिस स्वयं एयरपोर्ट पे जाकर कर रही है। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि ये गलती कहाँ हुई। और सरकार और दिल्ली पुलिस को लगा था कि ये जो जंतर मंतर में प्रदर्शन होगा, शुरू के आप देखेंगे कि कई लोग 200-300 लोग बैठे थे। इससे ज्यादा तो यूट्यूबर थे, जो सीजेपी पार्टी को समर्थित करने वाले यूट्यूबर है, इन्हीं को फोन करके बुला लिया जाता था, तो ज्यादातर संख्या इन्हीं की दिखती थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें आग भड़काने का काम कई लोगों ने किया और जंतर मंतर अपने आक्रोश में और विकराल रूप में आता गया। जब सरकार को लगा कि अब चीजें बदलने वाली नहीं है, और अभिजीत दीपके ने भी ऐलान किया था कि वहां से संसद जाया जाएगा, तो और भीड़ जुटती गई और चीजें बदलती गई, फिर सरकार को एक्शन लेना पड़ा। अब उसमें एक्शन में ये निकल के आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि पायलट गन जो होती है उसे चलाने का आदेश आपको किसने दिया। तो वो पायलट गन में क्या होता है ना, वो रबड़ की भी निकलती है और वो मेटल भी होता है। तो वो क्या होता है कि मेटल कहीं आंख में भी लग सकता है, किसी चेहरे में भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। तो उससे क्या होता है, ज्यादातर मौत की ऐसी संभावनाएं नहीं आई है, लेकिन कई बार वो आंख में लगने से कई बार गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि जो पत्थर से भरा ट्रक है वो जंतर मंतर पर कैसे पहुंचा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। अब लेकिन समस्या इस बात की नहीं है कि ट्रक कैसे पहुंचा। समस्या इस बात की है कि जंतर मंतर पर जो छात्र थे, छात्र के जो भेष में और भी जो उग्रवादी भीड़ थी, जो भाड़े के लाए हुए जो टट्टू लोग थे, वो कौन थे, उनको किसने बुलाया था। आप यकीन नहीं करोगे, दिल्ली पुलिस ने जो चीज साझा की है वो हैरान कर दे। उसने 2800 ऐसे लोग चिन्हित किए हैं जो उस भीड़ का हिस्सा थे। उन पर पहले से मुकदमे हैं, कोई मर्डर का केस चल रहा है, किसी में रेपिस्ट का केस चल रहा है। आप हैरान रह जाएंगे। और दिल्ली पुलिस ने इसमें पूरी व्यवस्था की थी, इतना सर्विलांस किया था, कैमरे से लेकर सब कुछ, इतना डिजिटल मतलब सब कुछ कर दिया था कि अगर कोई भी प्रदर्शनकारी पथराव करता है दिल्ली पुलिस के ऊपर, जवानों के ऊपर अगर पत्थर फेंकता है या कुछ ऐसा करता है, तो उसका कैमरा चेहरे पे आ जाए, उसकी पूरी डिटेल निकल आएगी। और लगभग 2800 लोग चिन्हित हुए हैं। अब सौरभ दास का कल एक बयान आया दोस्तों। अब उन्होंने बयान में क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो लोग प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी को गाली दे रहे थे वो मजाक में छात्र कह रहे थे। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको माता पिता को गाली दूं तो क्या वो मजाक होगा? शायद नहीं होगा, अभद्र लगेगा। अब मैं समझता हूं कि सरकार कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाती कि जो सोशल मीडिया से लेके और अपने बयानों पर कायम न रह सके और शीर्ष पदों पर, राजनीति के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को गालियां दे, अपशब्द कहें, उनके लिए सरकार कड़े कानून बनाए। भाई वो कोई भी हो सकता है, वो राहुल गांधी के ऊपर भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई नहीं टिप्पणी कर सकता। ऐसे सरकार को कानून बनाना चाहिए। बाकी प्रधानमंत्री तो कई बार कह चुके हैं कि मैं रोज 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो गाली रोज खाता हूं। लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री को इससे भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी जनता पर भरोसा है। अब लेकिन सौरभ दास का बयान इसलिए भी देखा जाए, सौरभ दास ने इससे पहले ये भी कहा था, जब वो जेपी नड्डा से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि जो छात्र हैं उन पर मुकदमे न की जाए। तो जेपी नड्डा ने क्या बोला कि छात्रों पर मुकदमे नहीं होंगे, चलो ठीक है, लेकिन उन छात्रों को क्या करना होगा, हमारे पास आना होगा और आईडी कार्ड और ये जो प्रवेश पत्र है ये दिखाना होगा। अगर आपके पास नीट का नहीं है, अगर आप दूसरे छात्र हैं तो दूसरे स्कूल का दिखा दीजिए, जहां पढ़ते हैं वहां का दिखा दीजिए, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं वहां का दिखा दीजिए। उसके बाद हम उसकी निगरानी कराएंगे, 3 महीने से आप स्कूल गए, कोचिंग गए कि नहीं गए, और ये एडमिशन का पूरी डिटेल निकलाएंगे। अगर आप छात्र नहीं निकलते तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि सौरभ दास जैसे लोगों ने यह भी कहा कि जो जिन छात्रों के ऊपर पहले से मुकदमे है उन्हें भी वापस लेना चाहिए। अरे भाई, उस पर कैसे वापस लेना चाहिए? ऐसी बात कर रहे हैं आप। मैं जनजी को ये असली चेहरा दिखाने वाला हूं कि आप सौरभ दास जैसे लोगों को पहचानिए, अब ये दीपके जैसे लोगों को पहचानिए। ये लोग कौन हैं, किसके समर्थन में आए हैं और कौन लोग हैं, किसी से बात छुपे नहीं है। जर्मनी में बैठा एक शख्स पीएम मोदी पर लगातार हमला बोलता है, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के जरिए, और अभिजीत दीपके जैसे लोग उससे बात करते हैं। और उस वीडियो में ये भी सुनाई दे, अगर आप वो वीडियो को सोशल मीडिया में सुनेंगे तो उसमें ये भी सुनाई पड़ता है कि अगर आप भारत आए, अगर आपको आने में कोई दिक्कत होगी तो हम उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। मतलब ऐसी चीजें, मतलब सोचनी बात है। अब मैं किसके लिए बात कह रहा हूं ये समझदार लोग समझ जाएंगे। तो सौरभ दास जैसे लोगों ने ये कहा कि जो जिनके पास पहले से मुकदमे दर्ज है वो भी लेने जाएंगे, ये भाई कौन सा तू बनता है? आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके ऊपर छोटी छोटी बच्चों से रेप के आरोप हैं, उन पर 1-1, 2-2, 3-3 मर्डर के आरोप हैं। ऐसे लोग भीड़ में कैसे आ गए?
हाँ, इस पर ये भी कहा जा सकता है कि सरकार का एलआईयू और दिल्ली पुलिस प्रशासन का खुफिया विभाग और सरकार का खुफिया विभाग पूरी तरह से फेल नजर आया कि ऐसे लोग कैसे आ गए। ये भी एक सवाल है। अब एक सवाल दोस्तों ये भी था कि मैंने शुरू में कहा था कि सीजेपी का जो बांग्लादेश कनेक्शन सामने निकल कर आया है उसे भी समझते हैं। देखिए, जो बात सरकार के हित में होगी वो बताई जाएगी, निष्पक्ष बताई जाएगी, जो सीजेपी के पक्ष में होगी निष्पक्ष बताई जाएगी। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ। अब सीजेपी को लेकर जो बांग्लादेश कनेक्शन आ रहा है कि जमीयत इस्लामी बंग ने कहा है कि एक लेटर जारी करते हुए कि हम सीजेपी को समर्थन देंगे। दरअसल वो लेटर फेक है और वो फर्जी पाया गया है, जबकि कई नेशनल चैनल, राष्ट्रीय चैनल इस पर पूरी खबर बना चुके हैं और सीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहरा चुके हैं। लेकिन अभी तक ये सामने बात के निकल के आ रही है कि सब जो लेटर था वो फर्जी है और बांग्लादेश का जमीयत इस्लामी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और किसी को समर्थन देने की कोई बात बिल्कुल नहीं कही। लेकिन एक सवाल मैं ये पूछता हूँ कि जंतर मंतर पर ये आंदोलन इसलिए भी स्टार्ट हुआ था ना कि प्रोटेस्ट जो आत्महत्या करने वाले छात्र हैं उनके लिए हो, तो मुझे समझ लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लोग पार्टी कर रहे हैं और प्रदर्शन करने के बाद उन्हें जाना चाहिए। जिन बच्चों ने आत्महत्या की थी उनके परिवार वालों से मिलना चाहिए था। एक भी बंदा नहीं गया, ना राहुल गांधी गए जो हैं और ना ही अरविंद केजरीवाल गए और ना ही अजीत दीप के गए, कोई बंदा तक नहीं गया विपक्ष का, ना सीजेपी का। मुझे अब ये बताइए कैसी राजनीति है? मैं खासकर जंजी से पूछना चाहता हूँ ये कैसी राजनीति है? अगर आने वाले समय में अगर आपको जाइए, ये देश आपका है, ये भविष्य आपका है। ये राजनेता अपना भविष्य चमकाने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई भी राजनेता हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बात यहाँ पर जिस मुद्दे की हमने शुरुआत की थी वो यही है कि अमित शाह के पीछे निश्चित तौर पर हाथ धोके विपक्ष पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह निश्चित तौर पर इस्तीफा देने वाले नहीं है और सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है। अब विपक्ष और ये चाहता है कि सीजेपी एक ऐसा आंदोलन फिर से करे, कहीं से लूपहोल निकालकर और इतनी भीड़ इकट्ठा करके ऐसा ही दबाव अमित शाह के ऊपर बनाए ताकि उनका इस्तीफा लिया जा सके। इसके बाद एक देखो इस्तीफे का क्या होता है ना कि बीजेपी सरकार में एक कहावत थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा और सरकार हालांकि इस्तीफे के मामले में सरकार ने पहली बार झुका, लेकिन इसके पहले सरकार किसान आंदोलन पर भी झुकी थी, आपको याद होगा। तो ऐसा नहीं है कि सरकार की जवाबदेही नहीं बनती, सरकार की भी जवाबदेही बनती है, लेकिन जब सरकार की जवाबदेही ना हो तो सरकार को भी अडिग रहना चाहिए और ऐसे आंदोलन से ऐसे विपक्ष को तो निश्चित तौर पर जनता देख लेगी, कुछ ऐसे बयानबाजी करनी चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से आज 140 करोड़ भारतीय देख रहे हैं विपक्ष और सीजेपी की हालत, वो किसी से छिपी नहीं है।